हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसा कि हम पिछली वीडियो में 2013 का पेपर हल कर रहे हैं, उसमें हमने 1 से 15 सवाल किए हैं। आज आगे सवाल करेंगे 2013 पेपर के। तो इस प्रकार से हम लगभग पिछले 7, 8, 10 सालों के पेपर हल करेंगे, जिनका हमें बोर्ड के पेपर जब होंगे तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और किस लेवल के आते हैं। तो बाकी हमारा सिलेबस भी चलेगा। प्रश्नावली हमारी 5वीं चल रही है, 5.2, तो वो भी चलती रहेगी। बीच में 2 वीडियो हमारी, हर हफ्ते में 2 वीडियो पिछले पेपर की आया करेगी। तो पेपर को हल किया करेंगे और बीच में 5 दिन हमारे स्टडी चलती रहेगी, सिलेबस चलता रहेगा। तो आइए हम आज इस पेपर का ये 16वां सवाल रह गया था, 16वां सवाल करते हैं शुरुआत। तो 16वें सवाल में है कि वह बड़े से बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनको जैसे 396, 436, 542 को विभाजित करने के बाद शेषफल जो ये रहता है, शेषफल 5, 11, 15। शेषफल क्या रहता है? शेषफल 5, 11, 15 ये रहता है शेषफल। तो ये दिया हुआ है, तब हमें इसका HCF ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो पहली संख्या निकालेंगे, शेषफल इसका घटा देंगे हम। शेषफल घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहली संख्या घटाएंगे हम, 396 में से 5 घटा दिया तो हमारे पास क्या आया? 391। फिर 436 में से 11 माइनस कर दिया, 11 माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आया? 425। फिर 542 में से 15 माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आया? 15 माइनस कर दिया हमने, तो 527। अब हम इसका 3 संख्याओं का HCF, चाहे आप गुणनखंड विधि से कर लें, चाहे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर लें। जो हमने समझा हुआ टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका HCF ज्ञात करते हैं, जो हमारा आंसर होगा 527 सबसे बड़ी संख्या है। हम यहाँ 425 और 527 को लेते हैं। पहले 425 और 527 को लेते हैं, इसका HCF दोनों का निकालते हैं हम पहले। तो 527 बड़े हैं तो अंदर आ गए, 425 का हम भाग करेंगे तो 1 तक पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये आएगा 425 और शेष बच गया 201। अब आपको पता है कि पहली स्थिति में हमारे पास क्या आया है? A बराबर BQ प्लस R। मतलब पहली स्थिति में हमारे पास क्या आया है? 527 में हमने भाग किया और भाजक हमारा 425 है, इंटू भागफल 1 है और प्लस शेषफल क्या आया? 102। मतलब शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। ये चीज़ हमने देखनी है। 0 नहीं आया तो आगे करेंगे। अब आगे करेंगे हम, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आया तो आगे करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड स्थिति में, ये फर्स्ट होगी। सेकंड स्थिति में आ जाएगा 102 बार आ जाएगा, जिससे भाग किया था 425 अंदर आ जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 तक पढ़ दें तो 4 को 2 से करेंगे 8, फिर 0, 4 को 1 से करेंगे 4। तो इस प्रकार से हमारे पास बच गया 15 में से 8 गए 7, तो इस प्रकार 17 बच गया। अब हमारे पास दूसरी स्थिति में भी शेषफल नहीं आया, सेकंड स्थिति में BQ प्लस R, यहाँ भी शेषफल नहीं आया। 425 बराबर 102 से भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आया, 17 आया है। तो शेषफल ही हमने देखना है। अब हम देखते हैं कि तीसरी स्थिति करनी पड़ेगी हमें, तो थर्ड स्थिति करेंगे हम इसकी। तो तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि थर्ड स्थिति में 17 को बाहर रखेंगे, क्योंकि शेषफल बाहर आता है और 102 अंदर आ गया। तो 17 छिका सीधा ही 102 होते हैं। तो इसका मतलब तीसरी स्थिति में जाके इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 102 बराबर 17 इंटू 6 बराबर प्लस 0। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ इन 2 संख्याओं का HCF क्या आया है? 17 आया है, जिससे 0 आती है शेषफल। जिससे शेषफल 0 आता है वह क्या होता है? HCF। अब ये तो 2 संख्याओं का हमने निकाला है, इन 2 संख्याओं का ज्ञात किया है हमने। अब एक संख्या और बच गई। अगर ये सही HCF है तो इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तब हम इसमें भाग करके देखते हैं।
तो 391 में 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम। 17 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 34 आ गया। 9 में से 4 गए, कितना बचेगा? 5। ऊपर से 1 आ गया। 17 तिया क्या होते हैं? 51। और इस प्रकार शेषफल 0 आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या HCF हमारा क्या है? 17 है। इस प्रकार 16वां सवाल हमने किया है। अब हम इसका 17वां सवाल करते हैं। जैसे 17वां सवाल है, 17वें सवाल में दिया है कि आप भाग कीजिए और उसकी जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो भाग में हमने क्या किया? x² पहले लिख लिया, क्रम इसको सही क्रम में लिख लिया जो भाजक था हमारा। भाजक को सही क्रम में लिखने के बाद आपको पता है पहली संख्या को 0 करना है, हमने विलोप करना है पहली संख्या को। तो यहाँ x³ के यहाँ नीचे भी तो x³ आएगी, तभी ये विलोप होगा, तभी ये 0 होगा। तो इसका मतलब x³ लेके आने के लिए हम इसको किससे गुणा करें? पहले तो ये प्लस का है तो माइनस माइनस यहाँ माइनस लेना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि माइनस माइनस फिर ही प्लस होगा। और अब x² है हमारे पास, हमें क्या चाहिए? x³। तब हम एक x लेंगे तो x का x² से गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। उसके बाद ये माइनस और दूसरी संख्या से भी गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। फिर उसके बाद x को x से करेंगे तो x की क्या आ जाएगी? स्क्वायर। उसके बाद माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये पहला मान विलोप कर सकते हैं बड़े आराम से हम, क्योंकि भाग में घटाव होता है, माइनस होता है, तो विलोप हो गया पहला मान। अब यहाँ घट गया तो 3 में से 1 घटेगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 2x²। और यहाँ माइनस होगा 3 में से 1, तो यहाँ 3 में से 1 गया तो क्या आएगा? 2x। और ऊपर से क्या आया हमारे पास? 5 आ गया। अब हम एक बार और करेंगे पहली संख्या को विलोप। तो इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ है, पहले हमें क्या चाहिए? माइनस हमारे पास है तो प्लस का 2 ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर हमारे पास है, तो 2 का गुणा इधर कर, इंटू इधर करेंगे 2 का, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 2 को 1 से किया तो 2 ही आया, x²। उसके बाद 2 का बाकियों से भी करना पड़ेगा, तो 2 का x से करते हैं तो प्लस 2x, फिर 2 का 1 से करते हैं तो -2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, घटाव करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये चला जाएगा, विलोप हो जाएगा पहला मान। यहाँ भी विलोप हो रहा है, चिन्ह सेम है, सेम संख्या है, लेकिन यहाँ घट जाएगा तो माइनस का 3। हम कह सकते हैं कि भाजक हमारा क्या आया? भाजक हमारा है -x + 2, और इसको आगे हल करें तो माइनस का चिन्ह लेके आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा शेष, और ये हमारा है, ये भाज्य आया है हमारा, भाज्य, सॉरी भागफल है ये, हम इसको भाज्य, ये हमारा भागफल है। और ये हमारा भाजक है। ठीक है, और ये हमारा भाज्य है। तो इसका मतलब हम इसकी जांच कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसकी जांच होगी। a बराबर BQ + R, तो बराबर आ गया, मान तो सही है। अब a का मान ये है x³ - 3x² + 3x - 5 बराबर b का मान हमारे पास आ गया, भागफल क्या है हमारा -x + 2, और भाजक हमारा आ गया -x² + x - 1, और प्लस r आ गया -3। जांच करेंगे तो अगर ये बराबर आते हैं दोनों मान तो ये इसकी जांच सत्यता साबित हो जाएगी। अब इसकी जांच करते हैं तो यहाँ अंदर दोनों के साथ इसका गुना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और इसका भी सभी के साथ क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x³ हो जाएगा, फिर -x² हो जाएगा, फिर +x हो जाएगा, इस x का गुणा अंदर कर दिया हमने,
फिर 2 का करेंगे तो -2x की स्क्वायर प्लस 2x और -2, फिर यहाँ प्लस माइनस -3। अब हमने देखा कि x की क्यूब, ये x स्क्वायर माइनस का एक ही 2 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 x स्क्वायर, ये x 1 है और ये 2x है, 2 और 1 क्या हो गया 3x हो गया, ये माइनस का क्या हो गया 5। तो इसी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच होगी। जैसे ये 18वां सवाल दिया हुआ है, 1985 में 5000 मासिक वेतन था और वृद्धि 200 हुई है, तो इसका मतलब an दिया हुआ है 7000, तो n ज्ञात करना है हमने। तो आपको पता है कि n ज्ञात करने का सूत्र हो गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। अब इसमें हम मान रखेंगे तो an हमारा, क्योंकि 7000 कौन से वर्ष में हुई है ये उन्होंने पूछा है, तो an 7000 है, तो 7000 बराबर a हमारा क्या है 5000 प्लस n हमारा ज्ञात करना है हमने, और इंटू डी क्या है 200। अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं, तो इसका हम यदि पक्षांतरण करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 7000 माइनस 5000 बराबर n-1, ये आ जाएगा इंटू में 200। तो ये हमारे पास आ रहा है पक्षांतरण करने पर 2000 बटा में 200 बराबर n-1, तो ये आ गया 10, ये माइनस का 1 इधर आके किसका हो गया प्लस का, तो इसका मतलब 11 वर्षों में n बराबर क्या आ गया 11 आ गया। तो यहाँ दिया हुआ है 1985, तो इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं कि कौन सा वर्ष होगा, अतः 1995 में इसका वेतन क्या हो जाएगा 7000 प्रति माह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल करना है। अब हम अगला सवाल करते हैं। जैसे ही सवाल 19वां सवाल दिया हुआ है कि a का मान निकालना है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। इसको तो आगे हल नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तब हमने देखा कि इस प्रकार से हमें पता है कि यदि tan के साथ थीटा है तो अब हम उसको इस प्रकार से तो ज़रूर लिख सकते हैं, tan की जगह हम क्या लगा के कोट। जैसे ही हमने tan को चेंज कर दिया कोट में, तो जो थीटा है वो 90 के माइनस में लिखा जाएगा, माइनस नहीं होगा 90 के माइनस में। ये देखो यहाँ कौन लिखा होता है, ये 90 के माइनस में लिखा गया। तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो tan की जगह क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा, और जो इसके साथ थीटा है वो 90 के माइनस में लिखा जाएगा, बराबर क्या है कोट a माइनस 18। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम इसका पक्षांतरण करते हैं, पक्ष चेंज करते हैं, तो कोट से कोट चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2a, ये प्लस का a इधर आके माइनस का बराबर माइनस 18, 90 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आ गया 3a बराबर माइनस 108, माइनस से माइनस चला जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 108 बटा में 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a बराबर आ गया 3 और 3 छिका 18, 36 डिग्री। a का मान क्या आ गया 36 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने 19वें सवाल को किया है। अब हम 20, जैसे कि हमारा 20वां सवाल है। 20वें सवाल में मीनार की जो लंबाई है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब कोण 60 से कम होकर 30 रह जाता है। तो इस प्रकार के इस सवाल में हमने वैसे भी सभी सवालों में हिंदी, आपने बोर्ड पेपर में पूरी हिंदी लिखनी है, अतः लगा के आंसर लिखना है, लेकिन अब हम थोड़ा शॉर्ट हिंदी से कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। तो इस सवाल में देखें आप कि ये 60 डिग्री कोण था, जब इसकी परछाई और अधिक लंबी हो जाती है 40 मीटर तो इसका कोण कम 30 डिग्री रह जाता है। तो हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस आकृति में हम सीधा सवाल करेंगे, जब किसी भी समकोण त्रिभुज आकृति में, किसी भी आकृति में दो समकोण त्रिभुज हमें नज़र आए तो हमने क्या करना है, उन दोनों समकोण त्रिभुज में सूत्र लगाना है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? जैसे इसमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और एक है ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज समकोण है, और एक ये ब्लू कलर का है ए बी सी। तो अब हम देखें ए बी सी त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करनी है। दिया क्या हुआ है? आधार। जब एक आकृति में
दो समकोण त्रिभुज बने तो समझ लीजिए आप लंब बटा आधार ही लगेगा, मतलब tan लगेगा। तो हमने यहाँ लगा दिया लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan। लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। तो tan का मान रखेंगे हम। लंब हमारा क्या है? हमने h मान लिया। आधार हमारा क्या है? यहाँ पे x मान लिया, दिया नहीं हुआ था। और tan कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? हम यहाँ सीधा लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो हम यहाँ लगाएंगे √3। अब हमारे पास आ गया, इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, हमें h का मान निकालना है। तो h बराबर आ जाएगा x√3। h बराबर क्या आ जाएगा? x√3, एक समीकरण। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें भी लंब बटा आधार लगाएंगे तो इसमें भी tan आएगा, लेकिन इसमें tan कितना है? अब बड़े त्रिभुज में tan कितना है? थीटा कितना है? 30 डिग्री है। और लंब इसमें h है, सेम है। आधार इसमें क्या हो जाएगा? देखो आप, b से लेकर d तक आधार क्या हो जाएगा? x + 40 बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। अब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा h × √3 बराबर x + 40। तो h बराबर आ गया हमारे पास x + 40 बटा में क्या आ गया? √3। तो इस प्रकार ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में h सेम है तो इसका मतलब एक समीकरण का मान दूसरी में रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं हम। तो h की जगह क्या आ गया? x√3 बराबर x + 40 बटा में √3। तो इस प्रकार से एक समीकरण का मान दूसरी में हमने रखा। तो अब हम इसका वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो ये √3 को √3 से किया तो ये आ गया 3x बराबर x + 40। अब पक्षांतरण करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 3x - x बराबर 40, मतलब 2x बराबर 40, मतलब x बराबर क्या आ गया? 20, क्योंकि 2 बटा में चला जाएगा तो x बराबर क्या आ गया? 20। अब यदि हम x का मान समीकरण 1 में लगाते हैं, तो 1 में लगाते हैं तो आपको पता है h बराबर x की जगह 20, आगे क्या है? √3। तो मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी? 20√3। इस प्रकार एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज हों तो दोनों त्रिभुज लेने हैं और उनमें लंब बटा आधार लगाना है आपने, और ये सवाल दो समीकरणों की तुलना करनी है तो सवाल हल हो जाएगा। अब अगला सवाल करते हैं। जैसे 21वां सवाल है, उन्होंने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये बाहर बिंदु है, इससे हमने दो स्पर्शरेखाएं वृत्त पर खींची हैं, एक PA और एक PB। इसको हमने बराबर सिद्ध करना है। तो ये दिया हुआ है, तो इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें पता चल गया कि कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर 90 डिग्री है, मतलब दोनों बराबर है, ये पता चल गया। अब जब भी हमें दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होती है तो उनसे संबंधित त्रिभुजों को सर्वांग सम करना होता है। तब हम ये करेंगे कि एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों को हम सर्वांग सम करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम करेंगे तो भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाएंगी। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में, दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि सबसे पहले OA बराबर है OB। क्यों भाई? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर ही होगी। उसके बाद कोण A बराबर है कोण B। क्यों भाई? 90 डिग्री दिया हुआ है, स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया OP बराबर OP करण उभयनिष्ठ है, मतलब सांझी है दोनों की, तो उभयनिष्ठ है, ये भी बराबर है। तो तीन शर्त हमारी पूरी होगी।
तो कौन कौन सी 3 शर्त हमारी पूरी हुई? तो इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग का ये निशान है, सर्वांग त्रिभुज OBP कौन से नियम से हो गया? क्योंकि 90 के सामने कर्ण और इसकी राइट एंगल बराबर है, तो इसका मतलब इसमें लग गया RHS नियम। तो सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग क्या होते हैं? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हमने यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था हमने? कि दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर हैं, PA बराबर है PB, यही सिद्ध करना था हमने। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में अगर ये सर्वांगसम है, ये भुजा ली है, एक कोण 90 डिग्री लिया, उभयनिष्ठ लिए, तो बचा क्या? यही भुजा बची है। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो बची हुई शेष सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब PA बराबर क्या हो गया? PB। तो हम कह सकते हैं PA बराबर है PB। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं लंबाई में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे हमारा 22वां सवाल है, इसमें उन्होंने बोला कि एक त्रिभुज बनाओ जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक 6 और एक 7 सेंटीमीटर। ये रचना वाला सवाल है, इसमें पूरी माप होनी चाहिए सही। तो आपको 3 भुजाओं से त्रिभुज बनाना आता है, एक आधार भुजा, बाकी 2 चाप काट के भुजा त्रिभुज बनाना है। उसके बाद त्रिभुज बनाने के बाद दूसरा काम, आधे नंबर बच गए। अभी अगला काम हमारा क्या है? इसके एक और त्रिभुज बनाना है जो इसका 7/5 गुना हो, इससे ज़्यादा हो। तो इसका मतलब हम इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो त्रिभुज है उसके हमने यहाँ नीचे न्यून कोण बनाना है एक, चाहे वो आप 50 डिग्री का बना लें, चाहे 40 का, चाहे 60 का, वो अब अपने ऊपर है कि आप कितने डिग्री का न्यून कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से न्यून कोण बनाना है आपने। यहाँ न्यून कोण बनाया आपने। अब हमने देखना है कि बड़ा अनुपात क्या है? 7 है। अब हमने 7 चाप काटने हैं। B पर रख के पहला चाप 1 सेंटीमीटर का, फिर अगले चाप पर रख के उतनी खुली प्रकार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 चाप काटने हैं हमने। तो इसका मतलब 7 चाप काटने के बाद अब हम देखेंगे इसमें बटा में क्या है? 5 है। तो हमने क्या करना है? इस रेखा को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाएंगे और जो 5 है, 1 2 3 4 5 को यहाँ मिला देंगे हम। जैसे ही हम यहाँ मिलाएंगे, अब जितना कोण यहाँ बन रहा है, 5 को मिलाने पर जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण 7 को मिलाने पर बनना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो 5 को हमने C से मिलाया है, जितना कोण यहाँ बन रहा है इस रेखा के साथ, न्यून कोण वाली रेखा के साथ, उतना ही जब हम 7 नंबर को मिलाएंगे, B7 को मिलाएंगे, यहाँ हमने B5 को मिलाया था, ऊपर मिलाएंगे D बिंदु पर, तो उतना ही कोण, मतलब समांतर लाइन बननी चाहिए। तो इसके समांतर लाइन बननी चाहिए। अभी ये समांतर नहीं है अभी, तो इसका मतलब कोण बराबर करेंगे तो ही समांतर रेखा बनेगी। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। D से माप के अपने करना है। तो ये D बिंदु आ गया। अब जितना कोण C यहाँ बना रहा है उतना ही कोण D पर इस रेखा के साथ बनाना है हमने। तो माप लेंगे कौन से कोण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये, हालांकि अब जो सिलेबस है उसमें ये सवाल नहीं है, फिर भी हमें रचना वाला सवाल आना चाहिए। ये A1 लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से इसको हमने C1 लगा देते हैं, C डैश लगा दिया हमने और A डैश लगा दिया। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज बना सकते हैं 7/5 गुना, चाहे जितना भी गुना बनाना है हमने। तो रचना वाला सवाल है। जैसे 23वां सवाल है, 23वें सवाल में उन्होंने त्रिज्या 4 दी हुई है, थीटा 60 दिया हुआ है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तब हम क्या लिखेंगे इसमें? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा में 360, ये रख देंगे हम। और यहाँ इस सवाल में यहाँ पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 दिया है, तो पाई की जगह आ जाएगा 3.14 इंटू त्रिज्या क्या है 4 × 4 माइनस,
फिर पाई का मान आ जाएगा 3.14 इंटू त्रिज्या 4 इंटू 4 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री है बटा में 360। 0 से 0, 6 से 36 चला गया। अब हम देखते हैं कि अब 3.14 इंटू 3.14 इंटू 4 को 4 से किया 16, यहाँ भी सेम है 3.14 इंटू 16 और बटा में क्या है यहाँ 6 है। अब इस प्रकार से हमने अब इसको इंटू करते हैं तो 3.14 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास आ गया 50.24 माइनस, अब यहाँ भी क्या आएगा 50.24 बटा में क्या है 6 है बटा में 6 है। तब हम 6 का भाग करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा हमारे पास 50.24 माइनस 6 का भाग कर देंगे तो 8 छिक्का 48 होते हैं तो 8.37 के करीब आ जाएगा। अब इसको घटाव करेंगे तो 41 पॉइंट जितना भी आए। इस प्रकार से हम दीर्घ त्रिज्याखंड पूछा है तो पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्याखंड घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड इंटू सही होना चाहिए, हमारा भाग सही होना चाहिए। ये सूत्र वाले सवाल हैं, बिल्कुल आसान होते हैं हमारे लिए। 24वें सवाल में एक गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो आपको पता है कि जब किसी वस्तु को तोड़ के पिघला के दूसरी बनाई जाती है, जो वस्तु बनाई है उसके आयतन का सूत्र लगाना है बराबर जिसको पिघलाया है उसके आयतन का सूत्र रखना है। तो आपको पता है क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ R1 H1 लिया है, गोले का 4/3 पाई आर की क्यूब। तो पाई से पाई चला जाएगा। अब हम R1 बेलन की त्रिज्या आ गई 7 इंटू 7 इंटू एच हमने ज्ञात करना है 4/3 इंटू 4.2 4.2 और 4.2। अब हम देखते हैं कि यहाँ भाग चला जाएगा 3 का तो यहाँ 14 तिया 42 मतलब 1.4 आ गया। तो पक्षांतरण करने पर h बराबर आ गया 4 इंटू 1.4 4.2 4.2 बटा में 7 इंटू 7 7 छिक्का 42 फिर 7 छिक्का 42 मतलब हमारे पास कुल ये बच गया 14 को 4 से करेंगे 56 मतलब h बराबर आ गया 5.6 इंटू 6 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 36 0.36 ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसका इंटू कर देते हैं और हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी 2.016 आ जाएगी लगभग। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल है उसका इंटू भाग प्लस माइनस ध्यान से करना है आपने। अब हम इस वीडियो का लास्ट सवाल 25वां करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 16 से लेकर 25 सवाल 3-3 नंबरों के जो सवाल आते हैं 3-3 अंकों के वो हमने सभी कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम 6-6 नंबर वाले करेंगे। अभी हम ख़राब पेन 12 दिए हुए हैं सवाल में, अच्छे पेन 132 है। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, कुल कर लेंगे इसका, कुल पेन हो जाएंगे 144। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रायिकता का सूत्र ये है कि घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम सूत्र रखते हैं। तो उन्होंने घटना के अनुकूल अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछी है। तो अच्छे पेन की प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने हैं 132 और कुल कितने हैं 144। अब हम भाग कर देंगे दोनों में। तो दोनों में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का भाग कर देते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छे पेन की प्रायिकता क्या आ जाएगी 11/12 आ जाएगी।
ये प्रायिकता निकालने का सूत्र है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सेक्शन सी किया है, जिसमें 3-3 अंक के सवाल हैं और 16 से 25 सवाल 2013 के पेपर के किए हैं। अब एक और वीडियो है जिसमें हम 6 नंबर वाले सवाल करेंगे।